साथियों, अगर आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट धमाकेदार और ताज़ा खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आयोजित किया गया पत्रकार सम्मान समारोह 4 जून को गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया पत्रकार सम्मान समारोह। इसी के साथ साथ आयोजित किया गया दंगा मुक्त भेदभाव मुक्त भारत सम्मेलन ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित किया गया सम्मेलन। इस अवसर पर अलग अलग यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल, न्यूज़पेपर, मैगजीन एवं सोशल मीडिया के जुड़े पत्रकारों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया SC/ST परिसंघ के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने किया मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित। अन्य अतिथि वक्ताओं में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर MU दुआ, दूरदर्शन न्यूज की डायरेक्टर राशिदा बख्श, खतीब जामा मस्जिद पार्लियामेंट दिल्ली के हजरत मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, RTI एक्टिविस्ट गोपाल प्रसाद, समाजसेवी GK शर्मा आदि लोगों ने किया संबोधित। गुलाम सरवर ने किया मंच का संचालन। आदर और सम्मान के साथ शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज पूर्व सांसद AIKKC के राष्ट्रीय अध्यक्ष और परिसंघ के चेयरमैन आली जनाब डॉक्टर उदित राज जी से विनती करता हूं कि वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से आप अपने मुख्य अतिथि का इस्तकबाल और स्वागत करें। देखिए इस अवसर पर अपने संबोधन में क्या बोले डॉक्टर उदित राज। मंच पर राशिदा जी, दुआ साहब, MU दुआ जी और भी गणमान्य लोग हैं, KKC के प्रदेश के चेयरमैन विनोद पवार जी, बहुत सारे जाने माने चेहरा। मुल्क इस मोड़ पर खड़ा हुआ है कि एक के मुकाबले में दूसरे को खड़ा कर दिया जाना तो बहुत मुश्किल नहीं है। बार बार मुसलमानों को खड़ा करके हिंदुओं को इकट्ठा करना, जाट को के खिलाफ में गैर जातियों, अन्य जातियों को खड़ा करना, ये जो पहलवानों वाला मुद्दा है, इसको जो RSS का प्रचार है जाट का मुद्दा बना दिया और हरियाणा में 2 बार से जीत रहे हैं। इसी वजह से जीत रहे हैं कि जाट आते हैं हरियाणा में, दबंगई होती है, 36 जाति एक बार इकट्ठा हो जाओ। तो इस तरह की ताकतें इस देश में हैं। इस देश के अंदर धर्म और जाति के आधार पर आग लगाना कोई मुश्किल बात नहीं, आसान का। और बड़े आसानी से लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। एक जाति का झगड़ा दूसरे जाति से आप लगा कर देख लीजिए, अपने आप लाखों हजारों मिल जाएंगे। उनको कोई विकास की जरूरत नहीं रहती, उनकी समस्याओं का समाधान हो इससे मतलब नहीं, अर्थात भावनाओं के आधार पर। तो जो हुकूमत है इस तरह की भावनाओं के आधार पर चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक वोट की चोट नहीं मारेंगे या वोट से इनको हटाएंगे नहीं, तब तक ये सिलसिला रुक नहीं पाएगा। आप
ऐसे कार्यक्रम जरूर करें, लेकिन एक नजरिया साफ रहना चाहिए कि आखिर में कौन है विकल्प। ये विशेष परिस्थिति है कि हम तो भाई गैर राजनीतिक हैं, सियासत से हमें कोई मतलब नहीं है, तो जो आपकी ताकत है वो बिखर जाती है। इसमें तमाम हजरात हैं यहाँ पे, क्या संदेश लेके जाएंगे। फिर एक बात और आती है कि अरे सभी तो वैसे ही हैं, सभी वैसे नहीं हैं। अभी तो नौकरियां छीनी हैं, लोगों को बोलने पर जेल बंद कर दिया जाता, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और इस संसद जो सेकुलर स्थान था वहाँ मंत्र और पूजा से शुरुआत हुई, तो एक धर्मतंत्र ये सब आपके सामने हो रहा है। तो जब कभी विशेष परिस्थिति हो तो फैसला लेना चाहिए साफ। ये कहना कि ये भी चोर वो भी चोर, ऐसे काम चलेगा नहीं। ये राज्याभिषेक हुआ है उस दिन, कभी चोला के राज में राजा को दिया जाता था, पुरोहित लोग राजा को देते थे। हालांकि सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है, एक प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो ऐसा लगता है कि 28 मई को सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, यानी एक राजा को सिंगोल थमाया गया है। हम वहां पहुंच चुके हैं। अब इस पर भी अगर बातचीत हो, इनके समय में भी दंगा हुआ था और पसमानदा को क्या मिला, तो आप उन्हीं के गेम में फंस गए हैं। माना कि पसमानदा के साथ अन्याय हुआ या जितना उनको नहीं मिलना था नहीं मिला, अशराफ ने अरजाल का हक मारा, लेकिन क्या ये दे देंगे? ये तो जीने भी नहीं देंगे। एक भी टिकट लोकसभा का नहीं दिया था और जाकर के पसमानदा की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली की सीटें हैं, उसमें एक भी मुसलमान को नहीं लड़ाया गया। वही आज पसमानदा की संगठन चला रहे। तो अभी तो हक की बात है, बाद में जीने की बात आ जाएगी, नागरिकता की बात आ जाएगी, बोलने की बात आ जाएगी। कुछ लोग आते हैं पसमानदा की बात करते हैं, अंसारी समाज के भी हैं, सैफी समाज के हैं। वो बात ठीक है, अपने मांग को आप रखिए सामने, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने दुश्मन को ही ताकत कर रहे हो, किसी को छोड़ने वाले नहीं। तो अभी दंगा मुक्त की बात है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में ईसाईयत हावी है और मणिपुर में नागा, जोमी और कुकी, खासतौर से कुकी और नागा एक क्रिश्चियनाइज्ड है, और मैती 1500 ईस्वी में कोई बंगाल से जाके उनका हिंदूकरण किया। वो आदिवासी थे। अभी भी बहुत लोग हैं जिनका कोई धर्म परिभाषित नहीं, धर्म तो इंसानों ने दिया है। और मैं तो एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूँ,
अफ्रीका के तमाम आदिवासी ट्राइब्स जिसको कहते हैं, उनका भी कोई धर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि धर्म के साथ कोई पैदा होता है, जो वहाँ पहले पहुँचा उसके हो गए। इस्लाम पहुँचा तो मुसलमान हो गए, ईसाइयत पहुँची तो ईसाई हो गए। तो पहले लोगों का जो धर्म हुआ करता था, प्रकृति हुआ करती थी, प्रकृति से ही खाना पीना होता था और उसी के साथ रहते थे लोग। तो वहां पर मैती के बीच इन्होंने मैती पुलिन और गैंगलॉन, एक दूसरा, हाँ गैंगलॉन को एक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बजरंग दल का नाम बदल करके संगठन खड़ा किया, उनको कट्टर बनाया इम्फाल मणिपुर, और 300 से ज़्यादा चर्चें जला दिए। चर्च ही क्यों जले? तो आरएसएस ने अपना वहाँ कदम जमा लिया। तो ऊपर से लगता है कि धर्म के प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो धर्म का प्रचार उनके लिए महत्व नहीं रखता, उनके लिए सत्ता महत्व पड़ती, सत्ता चाहिए। और धर्म का भी इस्तेमाल करना हो तो सत्ता के लिए करते हैं। तो इस तरह से मणिपुर के हालात बने और वहाँ दंगा होना शुरू हुआ। आज दंगा फिर हुआ है वहाँ पर। तो दंगा कराया जाता। उत्तर प्रदेश एक समय ऐसा हुआ करता था, मैं बचपना में सुना करता था, वहाँ का रहने वाला हूँ। जब दलित समाज के लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो शहर में आरएसएस की शाखाएं होती थी वो लड़ाते थे। शाम को दारू पिला दिया और कह देते थे देखो हिंदू खतरे में है। इधर से ढेला पड़ा तो उधर से भी, और दंगा इसी तरीके से हो जाता। और जब से जागृति हो गई है, उस तरह का झगड़ा बंद हो गया। अब वो खत्म हो गया। पहले चाहे मुरादाबाद हो, इलाहाबाद हो, कानपुर है, लखनऊ है, मऊ है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, ये सब दंगा के अलीगढ़ है, ये सब आए दिन वहाँ कर्फ्यू लगे रहते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जब वो लैस हुए तो उनको लड़ाना अब संभव नहीं रह गया। तो कोई अब दूसरे लोग लड़ते और सरकार अब उनके हाथ में आ गई है, उस तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। तो ये हालात है। तो इसका निजात केवल सत्ता से ही है, बाकी से नहीं। दिन भर टेलीविजन वाले झगड़ा लगाते रहते, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। केरला स्टोरी में 32,000 महिलाओं का इस्लामीकरण हुआ, सीरिया भेजा गया आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए, और पता लगा कि मात्र 3 ऐसी महिला मिली है। अपवाद ऐसा होता है। तो इस तरह की बात। अब दिल्ली में एक श्रद्धा दो किसके बीच नहीं होता, लड़के लड़की चाहे हिंदू हो या गैर हिंदू हो, नादानी कर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल हो करके कुछ गलती कर जाते हैं। अगर उस तरह की गिनती किया जाए तो 1000 में एक केस मिलेगा जहां इस तरह का भी है, लेकिन उसी को उछालते हैं रात दिन। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो भाई लोग खड़े हुए हैं, यूट्यूबर्स, इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अगर ये न होते तो और भी दुर्गति होती। अगर
सही समाचार सुनना हो, जानकारी करना हो तो यूट्यूब को सुना करें, टेलीविज़न को देखना बंद कर दें, या मनोरंजन वाला हिस्सा देखें अलग बात है, लेकिन खबर अगर देखेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट जरूर हो जाती है। तो यूट्यूब के साथियों का बड़ा सहयोग है, लेकिन इस पर भी पाबंदी है। मेरा खुद ट्विटर का एल्गोरिथम खराब कर दिया है। जहां 1 करोड़ हुआ करते थे नीचे, वहाँ 10 लाख 15 लाख पर आ गया। वहाँ भी कंट्रोल है, यूट्यूब पर भी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आज यही एक सहारा है कम्युनिकेशन का। मैं इनको तो दिल से बधाई देता हूँ और इनका मदद करना चाहिए। चलते फिरते 1500 जिसके पास हो तो दे भी देना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो मोनेटाइज नहीं कर पाए हैं, वो नहीं जानते हैं मोनेटाइज करना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए। आज के इस जलसा में जो लोग भी आए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें और ट्विटर को ज़रूर अकाउंट खोलें, फेसबुक पर लाइव करें समस्याओं के लेकर के, तब जाकर के आप लड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है जो फिरका परस्ती के खिलाफ मैदान जंग में हैं। मैं उन सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। और ये सफी मदारी जी हमारे साथी हैं, अलवर से भी आए हैं, तो मैंने तो देखा है कि कई जगहों से दूर दराज से भी आए। फिर हमने देखा कि खाने का भी इंतजाम इन्होंने किया। तो आए हैं तो कुछ संदेश लेके जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और फालतू की चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और जो भी है काम की चीज़ है, काम की चीज़ों को सदुपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ साथी गुलाम सरवर जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम कर देता हूं। धन्यवाद। और दिल्ली ही नहीं पूरे देश में मानवाधिकार हनन को विशेष रूप से अपना विषय वस्तु मानता हूं। मेरा जो क्षेत्र है वो सूचना का अधिकार है, आरटीआई है। मैं पत्रकार नहीं हूं, लेकिन हमारा जो कार्य है वो पत्रकारों से सीधा संबंधित है। अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात होगी, अगर खोजी पत्रकारिता की बात होगी, तो खोजी पत्रकारिता में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वो होता है सर पे कफन बांध करके किसी इंफॉर्मेशन को निकालना, चाहे उसके लिए बेशक जान क्यों न चली जाए। हमारे एक साथी ने अपना जान गंवाया है, अक्षय प्रताप सिंह, आज तक के SIT के मेंबर रहे और व्यापक घोटाला का कवरेज करते करते उनको जहर खिला के उनको मौत की नींद सुला दिया गया भोपाल में। हमारे मित्र थे, हमारे अजीज थे। मैं RTI में क्या कर रहा हूँ उनको जानकारी होती थी, वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल में क्या कर रहे हैं उसकी इंटरनल जानकारी मुझे होती थी। तो इस तरह का हमारा मीडिया के कई सुप्रतिष्ठित ऐसे नाम हैं जिनसे हमारा संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग हमेशा कायम रहा है। इसके साथ ही मैं वर्ष 2010 से 2023 की अवधि तक में 7000 से ऊपर RTI में फाइल कर चुका हूँ। हमारी जो RTI का विषय रहा है, कॉमन कॉज का इशू रहा है, भ्रष्टाचार का विषय रहा है, मानवाधिकार का विषय रहा है। वर्तमान में हमारे एक नए संरक्षक मिले हैं डॉक्टर MU दुआ के रूप में, जिनकी संस्था का नाम है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन। जब मैं बात करता हूँ पत्रकारिता की, तो बात हमेशा इस बात पर आके अटकती है कि पत्रकारिता में विषय क्या हो, विषय की गहराई क्या हो और किन मुद्दों को उसमें से छांटा जाए। विषय तो अनेकानेक आते हैं, प्रेस रिलीज तो अनेकानेक आती है, लेकिन अखबार का एक सीमित पन्ना होता है। उस सीमित पन्नों में वो किसको प्रायोरिटी दे, किसको स्थान दे। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा जो इशू है
वो पॉलिटिकल पार्टी को कवरेज देना, मंत्रियों का कवरेज देना तो एक मजबूरी है, क्योंकि वहां से विज्ञापन मिलता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी का जो विषय है, मैं समझता हूं वो मानवाधिकार है, वो जनता के हकों और हितों से संबंधित वो विषय है। हम इसको फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं। जहां जहां कहीं भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा है, जहां कहीं भी शोषण हो रहा है, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारा इन पत्रकार सभी साथियों से अनुरोध है कि आज विश्व पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम ये शपथ लें सामूहिक रूप से कि हम पीड़ितों के पक्ष में उस आवाज को बुलंद करें, उस मीडिया को उसका माध्यम बनाएं, उस मीडिया के माध्यम से सरकार तक इस आवाज को उठाएं। क्योंकि आज मुझे लगता है कि अखबार छपने में कुछ लोगों की कम दिलचस्पी है, अखबार में जो ओरिजिनल न्यूज है उसको छुपाने के ऊपर में उनकी विशेष दिलचस्पी है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तनकारी इस युग में, इंटरनेट के इस युग में, तेजी से बढ़ते पैसे के प्रभाव के इस युग में, कॉर्पोरेटीकरण के इस युग में, पत्रकारिता जो असली पत्रकारिता है वो दम तोड़ रही है और जो पीठ पत्रकारिता है वो कब्जे में ले रही है। ऐसी स्थिति में जंग तो होना स्वाभाविक है और परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस दिशा में मैं इतना कहूंगा कि मैंने भी बात, अगर यहाँ हमारे आयोजकों ने 2 महत्वपूर्ण विषय चुना है, मैं केवल महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। क्योंकि जो इनका सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, मैं उसको अपने दिल से सलाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को चुना। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि आखिर इन्होंने इन्हीं दोनों विषय को क्यों चुना। देश में समस्याओं की कमी नहीं है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है। इन सारे से अलग हट करके अगर 2 विषयों का चुनाव इन लोगों ने किया तो आखिर उसका कारण क्या? तो मैं काफी कुछ सोचा, उसके बाद मैं ये समझा ये जो 2 विषय है वो ये 2 विषय जब अपने प्रभाव पर आ जाएंगे तो ये सारे के सारे विषय गौण हो जाएंगे। जब दंगा होगा तो कैसी महंगाई, कैसी गरीबी, कैसा भ्रष्टाचार, उसमें लिपट करके आदमी अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। दंगाग्रस्त इलाके को मैंने भी अपने चंद अनुभव रखता हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ मैंने मैं दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ, वहाँ मैंने उर्दू में दंगा देखा। मेरा ननिहाल भागलपुर में है, मैंने वहाँ भागलपुर का दंगा देखा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने दिल्ली का दंगा देखा। मैंने दिल्ली में सिख दंगा देखा। और इन दंगों के ऊपर में हमारी जिज्ञासा बढ़ी, तब मैंने सूचना का अधिकार से के माध्यम से मैंने गृह मंत्रालय से दंगाओं के संबंध में मैंने जानकारी मांगी और वो रिपोर्ट पीटीआई न्यूज एजेंसी ने ब्रॉडकास्ट किया था, जो सारे अखबारों में, मैक्सिमम अखबारों में छपा। सिख दंगों के ऊपर में मैंने काफी मेहनत किया था और उस पर वहां जो गहरी से गहरी जानकारी उससे निकल के बहस सामने आई। सवाल ये उठता है कि हम किस मामले को छेड़ें। जिस मामले को भी छेड़े तो मुझे लगता है कि सब हर साथ पे उल्लू बैठा है, हर तरफ माफियागिरी है, हर तरफ डायनासोर है। और जब हम उस डायनासोर की खोज खबर लेते हैं तो हमारे ऊपर में अटैक किया जाता है, हमारे को थ्रेट कॉल्स होता है। और एक तरफ जिनकी जिंदगी को कोई थ्रेट कॉल्स नहीं है, उनको Z+ सुरक्षा श्रेणी दी जाती है। लेकिन वास्तव में जो सुरक्षा का हकदार है, गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि जो RTI एक्टिविस्ट है, जिनके ऊपर में प्राणघातक हमले हो चुके हैं, उनको सिक्योरिटी की व्यवस्था है। उस सर्कुलर का मैं नहीं समझता दिल्ली में किसी ने फायदा लिया। तो आज एक बहुत बड़ा इशू है। अब मैं बात जो कर रहा हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय को चुनने का, इसकी गंभीरता का मूल्यांकन करना यह आप लोगों का दायित्व है। आप लोग अपने कैमरा के माध्यम से, आप लोग अपने आजकल पत्रकारिता का जो मैं समझता हूं कि कोरोना काल के बाद जो इफेक्टेड हुआ है, उसमें प्रिंट जर्नलिज्म लगभग 30% ही रह गई है, 70% पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। अब उसका स्थान पूरा PDF फॉर्मेट में पूरा जर्नलिज्म आ गया है, जिसको मोजो कहते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म, जो सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण रूप है। आज डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुपों से लोग जुड़े हुए हैं एक बड़ी संख्या में, और उसके माध्यम से काफी जो है इसमें डेवलपमेंट हो रहा है।
सरकार की चिंता बस इस बात को लेकर के भी है और अब उसको भी अपने सिकंजे में लाना चाहती है और वो केवल ये रट लगे हुई है कि जो आरएनआई का रजिस्ट्रेशन है हम उसी को मान्य करेंगे, जो यूट्यूबर्स हैं उनको कोई मान्यता नहीं देंगे, इस तरह की है। इसके संबंध में हमारे एक संपर्क के जनसत्ता अखबार से जुड़े हुए नरेंद्र भंडारी जी हैं, उन्होंने भी काफी प्रयास किए हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुपों से भी जुड़ा हुआ हूं। इस तरह से इनडायरेक्ट वे में मैं दिल्ली ही नहीं हिंदुस्तान के कई पत्रकारों के संगठनों से और उन पत्रकारों से मैं सीधा जुड़ा हुआ हूं और मैं अपनी आरटीआई की जो रिपोर्ट है, आरटीआई की जो दस्तावेज है, उन सारे ग्रुपों में मैं शेयर करता रहता हूं। तो इस तरह से हम और आप काफी करीब हैं। मैं समझता हूं कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट और एक पत्रकार, यही जो ऐसा विरला शख्स है जो सरकार के खिलाफ, जो व्यवस्था के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ, जो शोषण के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखता है। इस जनता में दो तरह की जनता है, एक सामान्य जनता है और एक जागरूक जनता है। हमें जागरूक जनता का परिचय देते हुए हमें जहां कहीं भी इस तरह का अन्याय हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और मुझे काफी खुशी है इस दिशा में जो आगे बढ़ने वाले आप लोग हैं, अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। बेशक उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है, उसमें एडिटिंग की काफी आवश्यकता है। मैं जब देखता हूं तो सबसे पहले प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं छोटे से छोटे यूट्यूबर्स को भी मैं सब्सक्राइब करता हूं। मुझे इस बात का चिंता नहीं होता कि हमारा मोबाइल जो है और कचरों से भर जाएगा। मैं सबसे पहले उसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उसको मैं सब्सक्राइब इसलिए करता हूं कि हमारे एक सब्सक्रिप्शन से उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो ये भावना हर किसी के अंदर में होनी चाहिए और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।